तो हम लोग आज करने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। आज हम करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, है ना। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग देखो क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक आर्टिकल है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो इस आर्टिकल में क्या है बच्चों के, मान लीजिए हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन है ना। से इफ वी had multiple solutions to get a final solution, है ना। जैसे एक एग्जांपल से हमने 2-3 कंटेनर बना दिए हैं। एक ये कंटेनर है, फिर एक दूसरा कंटेनर है, साथ साथ लिखते चले जाओ। फिर एक तीसरा कंटेनर है। तो हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस हैं। तो हर सॉल्यूशन की एक अपनी नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम है। जैसे इसका N1 V1 है, इसका N2 V2 है, इसका N3 V3 है, एंड सो ऑन। और ऐसा करके हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बड़ा सॉल्यूशन तैयार हो जा रहा है। तो नेचुरली अब इसकी जो नॉर्मेलिटी है, ये चूंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, ये हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसकी नॉर्मेलिटी हमने लिखी NR मीन्स N रिजल्टेंट, और इसका वॉल्यूम लिख दिया VR, दैट इज V रिजल्टेंट, है ना। तो अब इसमें ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि अगर VR लिखना है तो वो तो V1 V2 V3 एंड सो ऑन, है ना। ये तो जो हो गया पूरा नेट वॉल्यूम का समेशन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब हम नॉर्मेलिटी कैसे लिखेंगे, है ना। तो हमें बस यही सीखना है कि अगर हम कई सारे सॉल्यूशंस को ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनाएं तो नॉर्मेलिटी कैसे आएगी। तो आप ऐसे देखिए कि अगर ये पूछा जाए, नॉर्मेलिटी पूछी जाए, तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है। तो मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होने चाहिए जितने भी हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, टोटल वॉल्यूम। तो रिजल्टेंट जो नॉर्मेलिटी है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएंगे। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स लिखने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं, तो वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमने क्या सिखाया था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किया जाएगा। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है बच्चों, एक बार अच्छे से सोचो कि यहाँ जो सॉल्यूट है, यहाँ जो सॉल्यूट है, यहाँ जो सॉल्यूट है, वो सारे सॉल्यूट इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो जो पहला सॉल्यूशन है उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, N1 V1। फिर दूसरे सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, N2 V2, फिर N3 V3 एंड सो ऑन, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लीजिए। आप चाहें तो अलग से थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। N1 V1 का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, ठीक है। फिर N2 V2 का मतलब है सॉल्यूशन 2 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। N3 V3 का मतलब है सॉल्यूशन 3 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना। तो इस तरह से जितने भी सॉल्यूशन हैं, सभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट्स आपको निकाल देना है, सबको ऐड कर देना है, तो टोटल इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, ठीक। तो ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग।
अब इसके बाद नॉर्मेलिटी का काम इतना ही है कि किस तरह से निकाल रहे हैं। अब एक थोड़ा सा इक्विवेलेंट का एक रूल और आप समझ लीजिए, देखिए क्या होता है। मैं नोट कर दूं, इक्विवेलेंट को जब हम समझते हैं तो उसमें एक और बात ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है, जरा सीखो। फर्स्ट यू नोट ऑफ, इसको नोट कर लें। हो गया कंप्लीट? देखो, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने लिखी, एक हाइपोथेटिकल में रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2A + 3B, दिस गिव्स 4C + 5A, है ना। ये एक हाइपोथेटिकल एक केमिकल रिएक्शन है। कंसीडर अ रिएक्शन या कंसीडर अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्यूशन, बातचीत मत करो। तो अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसमें रिएक्टेंट साइड है A और B और प्रोडक्ट साइड है C और D, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि A के मोल डिवाइडेड बाई 2, B के मोल डिवाइडेड बाई 3, C के मोल डिवाइडेड बाई 4 और D के मोल डिवाइडेड बाई 5। आप चाहे तो ऊपर हेडिंग डाल लें, application of gram equivalents in stoichiometry। आप हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन स्टोइकियोमेट्री, है ना। स्टोइकियोमेट्री में ग्राम इक्विवेलेंट्स का एप्लीकेशन क्या है। अरे लो, चलो देखो, तो एक हमने क्या की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसीडर करी। तो हमने ये सीखा है कि अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो नंबर ऑफ मोल्स और उसके कोफिशिएंट में ये रिजल्ट वैलिड रहता है। तो इसी को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि Na=NB NC=ND, ये क्या हो जाएगा 2:3:4:5। यही तो मतलब होता है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। यानी ये जो है वो क्या है, मोल्स हैं, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल और ये डी के मोल। तो इन सब का जो मोलर रेशियो है वो मोलर रेशियो कितना है, 2:3:4:5, ठीक। अब देखिए क्या है, हम इक्विवेलेंट का क्या स्टोइकियोमेट्री में रूल समझते हैं, जरा इस बात को सीखें। ये जो कोफिशिएंट्स हैं रिएक्शन में, बैलेंस इक्वेशन में, ये कुछ भी होते हैं बच्चों। तो मोल्स तो कोफिशिएंट के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि मोलर रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो सेम ही रहता है। लेकिन जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा हर कंपोनेंट के सेम रहते हैं। मतलब क्या लिखना है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम, ध्यान रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट लिखो आप या इक्विवेलेंट लिखो, एक ही बात है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए is equal to number of equivalent of B is equal to number of equivalent of C is equal to number of equivalent of D। सबके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे रहेंगे, रिएक्शन में सेम होता है, भले ही आपके मोल्स अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है हाँ हमेशा सबके सेम रहेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं, देखो ध्यान से, ये कैसे सेम रहते हैं उसको एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ इसी में और अगर यहाँ सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक्चुअल उन सब्सटेंसेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मोल ए के ले लिए, 3 मोल बी के ले लिए, तो 2 और 3 मोल आपस में 100% कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन इसके ले लिए 4 मोल और इसके ले लिए 3 मोल, तो इसके तो 3 मोल खर्च होने के लिए इसके 2 ही पर्याप्त, बाकी के जो 2 हैं वो क्या है, एक्सेस, उनका तो यूज होगा नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट उन कंपोनेंट्स के हैं जो रिएक्शन के दौरान या तो रिएक्ट कर रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। जो एक्सेस पड़े हुए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब जरूरत थी 2 मोल की, तुमने 4 ले ली, तो बाकी तो 2 ही मोल में खर्च हो गए, बाकी तो 2 मोल तो ऐसे बेकार है। तो ये उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं जो रिएक्शन के दौरान या तो खर्च होते हैं या फिर बनते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसमें वो पार्ट इन्वॉल्व नहीं है जो एक्सेस में रह गया, वो तो किसी काम का ही नहीं, तो रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है ना। इस बात को नोट कर लिखें कि when gram equivalents of reactants oblique products are considered, when gram equivalents of reactants oblique products are considered, comma, when gram equivalents of reactants oblique products are considered, comma, they are considered only for 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 the components which are actually participating in chemical reaction. They are considered only for the components which are actually participating in chemical reactions. They are considered only for the components which are actually participating in chemical reactions. Full stop. Full stop. Full stop. If a reactant, ऐसे लिखो कि those portions of the reactants which are in excess, those portions of reactants which are in excess, those portions of reactants which are in excess are not considered in above relation. Those portions of the reactants which are in excess are not considered in above relation. तो हमने ये सीखा कि मोल किसी भी रेशियो में हो, ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हिंदी में लिखो किसी भी रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल कुछ भी हो, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल कुछ भी हो, लेकिन उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल कुछ भी हो, लेकिन उन सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल कुछ भी हो, लेकिन उन सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से हम अपनी बात को समझते हैं।
सीखो बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एक एसिड ले लिया है HCl, ठीक है, और एक बेस ले लिया है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों की एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऊपर से लिखता हूँ, हमने क्या किया है, एक ले लिया है एसिड और एक ले लिया है बेस। अब इनकी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें एक H प्लस, इसमें दो OH माइनस है, तो दो H प्लस लगेंगे दो OH माइनस से निपटने के लिए। तो जो रिजल्ट बनेगा तो दैट सॉल्ट इज CaCl2 और दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, वाटर के, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोच सकते हो कि हमारा HCl का मोल, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल, फिर ये जो बना सॉल्ट है CaCl2 के मोल, और फिर जो वाटर बना उसके मोल्स, इनका मोलर रेशियो क्या है, तो 2:1:1:2 ये रेशियो में है कि नहीं। अब हम अपनी बात को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हम ये टेस्ट करते हैं कि इनका मोलर रेशियो तो सारा अलग है, क्या इनके इक्विवेलेंट सेम आएंगे, इस बात की टेस्टिंग करते हैं। तो देखो टेस्टिंग कैसे होगी। तो हमें एक पता है कि साहब नंबर ऑफ मोल्स अगर लिखना हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू n फैक्टर लिखा जाता है, ये हम सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो अब अगर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर लिखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर लिखा जाता है, ये बताया। तो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछा जाए, जैसे NEQ पूछ रहे हैं किसका, HCl का, तो क्या लिखोगे भाई, तो तुम लिखोगे NHCl इंटू HCl का n फैक्टर कितना है जी बताओ, 1। फिर इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, 2। CaCl2 का कितना है, 2। CaCl2 का n फैक्टर कितना है, कितने लोग कह रहे हैं सर CaCl2 का n फैक्टर 0 वाले कोई, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं साहब 1 है CaCl2 का n फैक्टर, 1 वाले आप बता, कोई आप क्या कह रहा है, 2 वाले आप बताएं, 2 वाले, 2 वाले में 2 लोग, अच्छा 1, आप 1 कह रहे हैं, 2 वाले में 2 लोग, 3 वाले में आप बताएं, 3, कितने लोग कह रहे हैं CaCl2 का n फैक्टर 3, बताएं देवी जी। CaCl2 का n फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे सोचेंगे, कैसे पता करेंगे कितना n फैक्टर, जल्दी करो। तो CaCl2 क्या है बच्चों, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट में हमने क्या सिखाया था कि आप कैटायन लिखें और एनायन लिखें, जो टोटल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, n फैक्टर, ठीक है। अच्छा H2O का n फैक्टर कैसे लिखूंगी, अब देखो H2O को तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब पानी में डालोगे तो एक H प्लस रिलीज करता है, या ऐसे भी सोच सकते हो कि एक OH माइनस रिलीज करता है। तो चाहे H प्लस के लिहाज से देखो या OH माइनस के लिहाज से देखो, n फैक्टर कितना होगा, एक ही होगा। बच्चों जरा गौर से देखो, तो NaCl इंटू इसका n फैक्टर कितना है साहब, 1, ठीक है। अच्छा अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका n फैक्टर, उसका 2 है। फिर उसके बाद बात चली के साथ इक्विवेलेंट्स लिखने हैं CaCl2 के, तो CaCl2 के नंबर ऑफ मोल्स इनटू
इसके n फैक्टर तो इसका 2 है। फिर इक्विवेलेंट्स आपको लिखने हैं वाटर के, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका n फैक्टर 1 तो ऐसे लिख दिया। अब देखो जरा गौर से, तो हम मान लेते हैं कि अज्यूम कर लिया हमने इसको कि साहब एक है 2 लैम्डा, एक है लैम्डा, एक है लैम्डा और एक है 2 लैम्डा, है ना, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। भाई 2:1:1:2 का मतलब क्या है कि अगर इसके मोल्स 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा लैम्डा और ये फिर 2 लैम्डा। अब बच्चों गौर से देखो, HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 2 लैम्डा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? लैम्डा। CaCl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? लैम्डा। और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 2 लैम्डा। तो आप देखें गौर से, तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, तो जब नंबर ऑफ मोल्स में n फैक्टर से गुणा होता है तो आता है इक्विवेलेंट। और कुछ भी मोल्स हो, इक्विवेलेंट हमेशा सेम आते हैं। कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन हो, ये बात केवल एसिड बेस रिएक्शन तक ही एप्लीकेबल नहीं है। कैसी भी रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल्स कुछ भी होते रहे, इक्विवेलेंट हमेशा सबके सेम होंगे। तो वो बैलेंस कैसे होता है? वो बैलेंस हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर करने से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए? चलिए, तो अब क्या है कि पहले चलना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। हो गया? थोड़ा फास्ट लिखेंगे बच्चों। थोड़ा तेज लिखेंगे, मैं उस साइड को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसको कैलकुलेशन में इसका क्या उपयोग है, कैसे यूज करते हैं इक्विवेलेंट्स का, उसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा जाए कैलकुलेशंस ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं, दे कम अंडर द यूनिट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का एक लंबा थोड़ा स्कोप है, लेकिन अभी एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा टाइट्रेशन करने के लिए हमें रिडॉक्स पहले पढ़ना होगा, तब टाइट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो अभी एक बेसिक बात समझ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का तो कैसे उनके कैलकुलेशन को सीखते हैं इक्विवेलेंस का यूज करके, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये सब बच्चे लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो जैसे बच्चों ऊपर देखो गौर से, जैसे एक ये रिएक्शन दे दिया आपको, तो हो सकता है कि HCl के एक्वा सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी दे दें
वॉल्यूम दे दें, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी एक्वस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे दें, वॉल्यूम दे दें। तो हमें हमेशा क्या समझना होगा, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है कि एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, यही बेसिक फंडामेंटल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड and this is equal to number of gram equivalents of base ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे मान लीजिए एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड का दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन बेस का दिया। इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है N1, वॉल्यूम है V1, इसकी नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2, है ना। ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए, तो आपने यूज कर लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अच्छा, इसके लिए क्या आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं। बैलेंसिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब मोल्स लिखेंगे। तो आपको अगर ये पता करना हो कि इसके और इसके मोल्स किस रेशियो में, तो बैलेंसिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ये तो चाहे बैलेंस हो चाहे ना, ये तो हमेशा ही ट्रू कि जो एसिड बेस के या कोई भी सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही रहते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कैसे आएंगे? तो हमने फॉर्मूला सीखा है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ भी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बस यही देखना है, इतना ही प्रयोग करना है और आपका काम हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ये जो चार आइटम है इसमें 3 गिवन है, एक बताना होगा, बस यही काम। या उससे रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकते हैं, है ना। तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 करके वी कैन गेट द रिजल्ट। तो देखो हम N1 V1 इक्वल टू N2 V2 करेंगे तो वी कैन हैव द आंसर। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स of HCl are required to neutralize 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH aqueous solution। ये how many grams of HCl are required to neutralize 1500 सेंटीमीटर क्यूब of 0.1 normal NaOH aqueous solution। प्लीज नोट करिए इसको। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। तो अगर हम इसको देखें तो HCl और NaOH तो से NaCl बनता है। और अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी आप इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं, इक्विवेलेंट्स को यूज करते हैं, तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग की जरूरत कब पड़ेगी बच्चों?
जब हम मोल्स को यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मोल को जरूरत पड़ती नहीं है ना, लिख बैठ लेंगे कि if we use equivalent concepts, if we use number of equivalents instead of number of moles, if we use number of equivalents instead of number of moles in stoichiometric calculations, if we use number of equivalents instead of number of moles in stoichiometric calculations, if we use number of equivalents instead of number of moles in stoichiometric calculations, no need for balancing, no need of balancing, है ना, अपने को बैलेंसिंग की कोई दरकार नहीं है। हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो इसको कैसे करना है, सीखें सब लोग कैसे करना है। हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे बच्चों तो एकदम चलता है, कोई जरूरी नहीं है बैलेंसिंग करना। जैसे यहाँ देखो तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने ग्राम HCl लगेंगे। अच्छा, इस NaOH के जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये 0.1 नॉर्मल है और इसका 500 ml है। दो इंफॉर्मेशन दी, सेंटीमीटर क्यों लिखो, ml लिखो, एक ही बात। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl और सामने लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो इधर का तो कुछ दिया ही हुआ, जो भी दिया है NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। तो NaOH का नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बट वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो 1500 ml था तो हमने उसको 1.5 लीटर लिख दिया। If you solve this you get 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट जो भी लिखना चाहो, एक ही बात। तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, 0.15 इक्विवेलेंट्स हो गए NaOH के। अब हमें HCl के इक्विवेलेंट चाहिए और तो HCl के इक्विवेलेंट्स भी कितने हो जाएंगे, 0.15 है ना। लेकिन हमें इक्विवेलेंट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इसके मास की रिक्वायरमेंट है। तो देखो बहुत आसान है। तो फाइनली जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ HCl दे आर 0.15। अब हमारा ये जो HCl है इसका n फैक्टर कितना होता है जी, 1 है ना। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो n इंटू n फैक्टर होता है। तो n की वैल्यू यानी कि मोल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, NaCl क्या हो जाएगा, तो n इक्विवेलेंट बाई n फैक्टर। तो ये है 0.15 और n फैक्टर 1 है, तो सात मोल्स भी हो गए 0.15 मोल्स। अब मास अगर चाहिए HCl का तो जितने आपके मोल्स हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोलर मास कितना है, H का 1 है, Cl का 35.5। तो 0.15 इंटू 36.5 ग्राम। This is the way you can solve such questions. तो बहुत सरल प्रक्रिया है। आप पहले ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं तो आप n फैक्टर का यूज करके मोल्स लिख लें। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखना है, मोल्स इंटू n फैक्टर। और जैसे ही आपके मोल्स आते हैं
तो फिर आप मार्क्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, यू कैन डू लाइक एनीथिंग। डन। तो ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब अगेन आप ध्यान रखें कि जैसे ये जो टाइट्रेशन का दायरा मैंने बताया काफ़ी बड़ा है, बट वो टाइट्रेशन के पूरी जो एनालिसिस है वो रिडॉक्स के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन भी अपने आप में टाइट्रेशन होता है। तो अभी हम लोग उसको नहीं करते हैं, रिडॉक्स के बाद देखा जाएगा, बट एक फ्रेमवर्क आपका रेडी है। अब इसके बाद दो टर्म हमें और सीखने हैं। आप हेडिंग डालेंगे सब स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो अभी तक आपने कंसंट्रेशन को नापने के लिए क्या क्या पढ़ा, परसेंटेज टर्म्स पढ़े, फिर आपने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, ये सब समझ लिया। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी जान लें। तो सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि ऑर्डिनरी यूज नहीं होते हैं, तो कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखो उसमें क्या क्या हमें सीखना है। तो सबसे पहला जो हम सीखते हैं वो है कैसे लिखा जाता है, XmlH2O। हाँ ऐसे लिखो, लिखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। डालेंगे बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब ये कंसंट्रेशन टर्म जो है केवल H2O2 के लिए ही एप्लीकेबल है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, पूरा H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। पूरा लिखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसके बारे में हम लोग पढ़े, उससे पहले थोड़ा H2O2 का बेसिक समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो जो H2O2 है उसका पूरा नाम हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसका पूरा नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं, ये कहीं भी रहे, इसमें रहे कहीं भी रहे, दिस इज एक्चुअली द पर ऑक्साइड लिंकेज। इसे कहते हैं हम लोग पर ऑक्साइड लिंकेज। तो इस पर ऑक्साइड लिंकेज में वो का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 होता है। आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट एक नया टर्म है, बट आप समझ लीजिए कुछ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक्चुअली कि टेंडेंसी टू रिलीज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे हम कहें कि इन परऑक्साइड, देखो ये सब एकदम नए टर्म है, अगर आप 10 पास करके आए हैं तो धीमे धीमे आप इससे फैमिलियर होंगे। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको जो रेडॉक्स होगा तो उसमें डिटेल में हम बताएंगे। इन परऑक्साइड लिंकेज को हम
जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक थोड़ा सा बेसिक मतलब लिख लें। जैसे अगर हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, हमने कहा कि से ये -λ है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि ये टेंडेंसी है ऑफ एटम टू रिसीव लैम्डा इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +λ है तो इसका मतलब होगा टेंडेंसी ऑफ एटम टू डोनेट लैम्डा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर नेगेटिव टेंडेंसी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहता है ना। टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आगे का मामला है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी एकदम बेसिक फंडामेंटल, चूंकि आपको ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो हमने क्या किया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को देखा, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को देख के हमारा जो है वो टेंडेंसी आया। अब ध्यान से देखो, जो H2O2 है बच्चों, उसको अगर डिसोसिएट करें तो वो पानी और O2 में डिसोसिएट होता है। इसी को ध्यान से, किसमें डिसोसिएट होता है? वाटर और O2 में। H2O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। H2O में ये है -2 और O2 में ये क्या है? 0। तो O का ऑक्सीडेशन यहाँ है -1, यहाँ है -2 और यहाँ पर क्या है? 0। ठीक। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो H2O2 है तो ये हिस्सा है रिडक्शन और ये हिस्सा है ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन या रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन ये सब एकदम बेसिक मैं बता रहा हूँ ताकि आपके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पकड़ में आए, है ना। वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स चैप्टर में फिर से करेंगे। तो आप देखो, जैसे -1 है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो -1 की जगह -2 आ गया। जैसे आयन के बारे में सोचते हो, आयन में माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। सेम चीज है। अब यहाँ पे -1 था और यहाँ 0 हो गया। अब किसी के मन में है सर यहाँ -2 कैसे हो गया, यहाँ -1 आप क्यों लिख रहे हैं? तो वो सब फिर बात की बात है। अभी आप ये बस जान लीजिए कि ऐसा होता है। जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल दिया है, उस मॉलिक्यूल के हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ -2 और ये हो गया 0। तो अच्छा, फिर जैसे n फैक्टर हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट का लिखते हैं, वैसे n फैक्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में भी लिखा जाता है। तो जो H2O2 होता है इसका n फैक्टर बच्चों 2 लिखा जाता है। अब अगेन ये कैसे लिखा जा रहा है ये भी अभी जानने की जरूरत नहीं, बस आप लिख लीजिए कि इसका n फैक्टर कितना है? 2। ठीक। ये सब इसलिए आपको मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिखाना है ना, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो अगर कभी भी आप किसी लैब में H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे
तो हर सॉल्यूशन के ऊपर एक पर्ची चिपकी रहती कि क्या है, ताकि पता चल जाए मैं जो लोग काम कर रहे हैं कि क्या है। तो अगर केवल H2O2 का सॉल्यूशन ये लिखा हो, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, उसमें ये भी लिखा रहेगा कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम कोई भी एनी H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो उसको उस पर लिखा रहता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन उसमें ऐसे लिखा रहेगा HVH2O2 या X वॉल्यूम H2O2। वहाँ ना मोलैरिटी होगी, ना मोलैरिटी होगी, ना परसेंटेज कर्व होगा, ना नॉर्मेलिटी होगी। वो कैसे लिखा जाएगा? X वॉल्यूम H2O2 ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? इस X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास 1 लीटर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है तो ये जनरेट करेगा X लीटर O2 गैस। इसका ये मतलब है अगर हमारे पास 1 लीटर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका X गुना ये O2 गैस जनरेट कर सकता है, ये मतलब होता है इसका। तो अगर X वॉल्यूम H2O2 है तो मतलब क्या है? मतलब है कि 1 लीटर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन X लीटर O2 गैस जनरेट कर सकता है। नोट करिए। ध्यान दीजिए। तो जैसे लिखा हुआ है कि साहब, एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है कि 15 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 लीटर सच सॉल्यूशन कैन गिव अस 15 लीटर O2 गैस। अच्छा, O2 गैस क्यों देगा? क्योंकि H2O2 की जो रिएक्शन, H2O2 का डिसोसिएशन होता है तो क्या क्या मिलता है? वाटर मिलता है और O2 गैस मिलती है। तो 1 लीटर ऐसा सॉल्यूशन 15 लीटर O2 गैस दे सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करो बच्चों। अच्छा, अब देखो, अब एक बात और समझिए बच्चों। 1 लीटर इस सॉल्यूशन का मतलब क्या? इसका ये मतलब है कि 1 लीटर प्योर H2O2 है। तो समझो, जैसे हमने कहा कि एक बोतल रखी, उस पर पर्ची चिपकी, ये 15 वॉल्यूम H2O2 है और 1 लीटर की बोतल। तो इसका मतलब ये है कि उसमें, जैसे हमने कहा कि 15 लीटर O2 है, तो 1 लीटर की बोतल में हम पूछें कितने लीटर H2O2, तो क्या वो 1 लीटर H2O2 है? नहीं। उस 1 लीटर में क्या क्या है? कुछ हिस्सा H2O2 है और कुछ हिस्सा पानी, अधिकांश हिस्सा तो पानी ही। तो अगर 15 वॉल्यूम H2O2 का एक्वा सॉल्यूशन है और उसके 1 लीटर की बोतल है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एग्जैक्टली प्योर कितना O2 मिलेगा। लेकिन कोई ये पूछने लगे कि कितना प्योर H2O2 मिलेगा, ये बताओ। बच्चों बात समझ लो, उस बोतल में क्या क्या भरा है? पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर।
कोई ये पूछ दे कि इस 1 लीटर की बोतल में कितना प्योर H2O2 है, ये तो बताओ, तो कैसे बताओगे? तो अगर कोई पूछ दे कि कितना प्योर H2O2 है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो कैसे पता चलेगा, देखें सीखें भाई, ये तो पता चल गया। अच्छा, 1 लीटर सब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसमें कुछ हिस्सा H2O2 का है और कुछ हिस्सा किसका है? पानी का है ना। ये मिक्स है बच्चों, ये मिक्स है 1 लीटर में। लेकिन ये 15 लीटर ये प्योर O2 आ गई। अच्छा, अब देखो जरा गौर से, जैसे हम कहें एट एचटीपी मोल्स बता दीजिए कितने हैं O2 के। तो 15 लीटर है गैस, तो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हो एचटीपी पे तो 22.4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी गैस का वॉल्यूम दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन से देखो बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, बैलेंस है। तो फिर से लिख लेते हैं, चलो H2O2 का डिसोसिएशन होता है तो H2O प्लस हाफ O2 मिलता है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से NH2O2 बाई 1 बराबर NO2 बाई 1/2, या यूँ कह लें कि H2O2 के जो मोल्स होंगे तो ऊपर आएगा, 2 गुने होंगे O2 के मोल्स। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि इसका 1 मोल है तो उसका आधा है, तो ये जितना भी उसका डबल होगा H2O2, है ना। तो H2O2 के मोल्स हमेशा O2 के मोल के डबल पाए जाएंगे। अब जैसे हमारे पास O2 के मोल्स तो आ गए 15/22.4 मोल, तो अब कोई कहे कि साहब H2O2 के मोल्स बताइए, तो H2O2 के मोल्स कितने लिखोगे? तो 50 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 2, तो आंसर कितना हो गया, 15/11.2 मोल्स। ये हो गया अगला रिजल्ट, है ना। तो ये पहला रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब कोई इसमें और पूछ दे क्या, तो देखिए साहब, एक बोतल जो आपकी है सॉल्यूशन की, उसको आप बता रहे हैं 15 वॉल्यूम H2O2, कोई कहने लगे कि सर हमें तो पता ही नहीं 15 वॉल्यूम H2O2 क्या होता है, हम तो सब बस देसी कंसंट्रेशन टर्म जानते हैं, मोलैरिटी ये सब, उसमें बताइए, कोई बात डिफिकल्ट है? तो आप देसी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे लिख दोगे? तो पूछा जाए कि सर मोलैरिटी बताइए, हम तो सब मोलैरिटी मोलैरिटी सब जानते ही नहीं। तो मोलैरिटी कोई पूछे H2O2 के एक्वस सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी क्या होती है, सॉल्यूट के मोल्स नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, क्या होती है, हम कहेंगे साहब मोल्स लिखने पड़ेंगे किसके, सॉल्यूट यानी कि H2O2, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा ऑफ सॉल्यूशन। तो हम तो 1 लीटर वॉल्यूम मान के चल रहे हैं, तो साहब मोल्स कितने हैं, 15/11.2 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो आंसर हो गया 15/11.2 मोल। हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कहे अच्छा एक काम करो सर, एक काम करिए सर, नॉर्मेलिटी भी बता ही दीजिए इस सॉल्यूशन की। तो हमने सीखा है कि नॉर्मेलिटी n क्या होती है,
मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी एन मोलैरिटी कितनी है 15/11.2 इंटू 2, इतना n हो गया है ना भाई। हमारा जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, तो मोलैरिटी में n फैक्टर से गुणा कर देते हैं, तो n फैक्टर कितना है 2, तो ये नॉर्मल हो गया। तो हमारा जो H वॉल्यूम H2O2 था उसकी मोलैरिटी पता चल गई, नॉर्मेलिटी भी पता चल गई। हमने 15 के टर्म में लिख दिया, एक जनरलाइज लिख लेते हैं, जनरलाइज रिजल्ट लिख लेते हैं सारे फटाफट। बच्चों समझ में आएगा पूरा क्या हो रहा है ना। पूरा एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। हमारे पास H वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, तो H वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर इसका 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उससे हमें 15 लीटर O2 मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जो है O2 के स्टोरेज का एक तरीका है। कोई पूछे इसका क्या भाई, क्यों क्या जरूरत है? अगर 15 लीटर O2 तुम्हें स्टोरेज करनी है तो तुम्हें 15 बोतलें रखनी पड़ेगी, इसमें एक ही बोतल से काम चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो ये लॉजिक है। तो 15 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन का 1 लीटर है, तो उससे हम 15 लीटर O2 जनरेट कर सकते हैं। ये फायदा है इसका, 15 गुना। अब मान लीजिए हम कहें कि साहब हमारा सॉल्यूशन 100 वॉल्यूम H2O2, तो हम एक बोतल से 100 बोतल O2 बना सकते हैं, यानी 100 गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन में कोई पूछे कितना H2O2, इसके 1 लीटर में H2O2 बताओ कितना है, तो उसके लिए मोलैरिटी कितनी है कि 15/11.2, इतने मोल H2O2 के हैं 1 लीटर में। कोई कहे इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, तो उसकी डबल, क्योंकि n फैक्टर हो, ठीक है। तो अगर एक जनरलाइज्ड रिजल्ट लिखने हो तो कैसे लिखे जाएंगे, देखो बात नहीं करो भाई। तो अगर एक जनरलाइज्ड रिजल्ट्स लिखने हो तो कैन वी डू दिस। H वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन की पहले तो ये बताओ, इससे O2 जनरेटेड कितना है, बोलो कितना O2 जनरेट कर सकते हैं। O2 जनरेट जैसे ऐसे कहा जाए कि हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ H वॉल्यूम H2O2 एक्वस, ऐसा लिखो। 1 लीटर है तो O2 कितनी जनरेट करी जा सकती है, बोलो H लीटर O2 जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर पूछा जाए मोल्स बताओ O2 के एट HTP, तो वो क्या लिखोगे सर, X/22.4 मोल्स O2 निकलेगा। फिर कोई पूछे कि मोलैरिटी बताओ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी लिखोगे, कितनी आएगी मोलैरिटी X/11.2 मोलर। फिर कोई पूछे मोल्स बताओ H2O2 के कितने हैं, सर X/11.2 मोल्स ऑफ H2O2, जितने मोल इसके उसका डबल इसके। फिर अगर कोई पूछे नॉर्मेलिटी बताओ सॉल्यूशन की, तो क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी क्या होगी, जो मोलैरिटी है उसमें n फैक्टर से गुणा कर देना है, तो ये हो गई नॉर्मेलिटी। फिर कोई पूछे
ग्राम इक्विवेलेंट्स बताइए H2O2 के कितने हैं इसमें? तो क्या लिखोगे बोलो? नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने हो जाएंगे? 2 लिखना है। तो ये भी हो जाएगा H/11.2 इंटू 2, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, मोल्स में n फैक्टर से गुणा करना पड़ता है, तो मोल्स कितने थे? H/11.2, n फैक्टर हो गया, तो हो गया आंसर। लिखो जल्दी। हाँ जी, कंप्लीटेड। सो विद दिस वी गेट द कंप्लीट। अच्छा, कोई कहे साहब 1 लीटर नहीं, इसका 10 लीटर। कोई कहे कि हमारे पास जो बोतल 1 लीटर की नहीं 10 लीटर की है, तो जो आंसर आए सबका 10 गुना कर दो। लिखना बंद करो, एक लाइन बोलने तुम बताना सही है कि गलत। हमने कहा कि 10 लीटर की बोतल है, तो यहाँ जितना आंसर लिखा है सबको 10 गुना कर देंगे। बोलो, पूछे के साथ 10 लीटर है, कितना O2 जनरेट होगा? तो तुम कहोगे 1 लीटर से X लीटर जनरेट होगा, तो 10 लीटर से कितना जनरेट होगा? 10x लीटर जनरेट होगा, 10 गुना O2 जनरेट होगा भाई। 10 लीटर है आपकी बोतल, तो O2 10 गुना जनरेट होगा, तो O2 के मोल्स भी 10x बाई जो भी मोल्स लिखे उसके 10 गुना मोल्स जनरेट होंगे। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो भी 10 गुना हो जाएगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? तो यार तुम्हें अकल नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, मोलैरिटी क्या है? सुनो बच्चों, मोलैरिटी क्या है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए एक जग में शरबत बनाए, और शरबत जो है 10 गिलास में बांट दिए, 10 गेस्ट आ गए तुम्हारे यहाँ। अब 1 गिलास शरबत पिया, साहब बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा, तो 10 गिलास मिला के जग में डाल दोगे तो मिठास 10 गुना हो जाएगी क्या? वही तो रहेगी, जो 1 गिलास की मिठास हो गई 10 मिला के शरबत पूरा हो गया। तो अगर हम एक बोतल की जगह 50 बोतल या बहुत बड़ी बोतल ले लेंगे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन थोड़ी ना बदल जाएगा। तो मोलैरिटी उतनी ही रहेगी, नॉर्मेलिटी उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम 10 गुना हो गया, तो मोल्स 10 गुना हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स 10 गुना हो जाएंगे, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ी ना बदल जाएगा। जैसे फिर से सोचो, 1 गिलास पानी में 1 चीनी चम्मच डालते हैं तो कुछ x यूनिट मिठास आती है। अब हमने कहा कि 1 गिलास में नहीं है, जग है जिसमें 10 गिलास के बराबर है, तो कितना चीनी चम्मच डालोगे? कितना चम्मच चीनी डालोगे? 10 चम्मच डालोगे, इतनी डालोगे, तो मिठास तो उतनी रहेगी। अरे रहेगी क्या नहीं रहेगी? लेकिन वॉल्यूम 10 गुना हो गया, तो सॉल्यूट भी 10 गुना हो गया। तो देखो, अगर 10 लीटर कर देंगे तो क्या क्या चेंज होगा? सुनो गौर से, वॉल्यूम O2 का भी 10 गुना हो जाएगा, 10x लीटर, 10x बाई 22.4। मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोल्स 10 गुना करोगे तो वॉल्यूम भी तो 10 गुना हो जाएगा, तो 10 10 ऊपर नीचे कैंसिल, तो मोलैरिटी उतनी ही रहेगी। मोल्स ऑफ H2O2 ये भी 10 गुना हो जाएंगे, ये भी 10x/11.2। नॉर्मेलिटी उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 ये भी 10 गुना हो जाएंगे। ये तुम क्या मना कर रहे हो? H2O2 भी तो सॉल्यूट है ना। तुमने सॉल्यूट जो है पहले 1 बोतल लिया, फिर 1 ड्रम ले लिया, तो सॉल्यूट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो सॉल्यूट भी बढ़ जाएगा। तो ये भी लिख लो। जल्दी करो, जल्दी करो, बस इसके 2 क्वेश्चन भी करने दीजिए। देखो, अगर हम कहें कि 10 लीटर ऑफ
एक्स वॉल्यूम H2O2 एक्वस, तो 10 लीटर का मतलब क्या है, लिखो फटाफट। O2 जनरेटेड, तो आप लिखेंगे सर 10x लीटर। फिर बात चली O2 के कितने मोल्स हैं STP पर, तो जितना वॉल्यूम है उसमें 22.4 से डिवाइड कर देंगे, इतने मोल्स हैं O2 के। फिर बात चली मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की, तो क्या उत्तर लिखोगे, x/11.2 मोलर। फिर बात चली कि मोल्स क्या है H2O2 के, तो अब देखो 1 लीटर में इतने मोल्स हैं तो 10 टाइम्स मोल्स हो जाएंगे। फिर बात हुई कि नॉर्मेलिटी क्या है सॉल्यूशन की, तो क्या उत्तर लिखोगे, जो मोलैरिटी थी उसका डबल हो जाएगी नॉर्मेलिटी। फिर बात चली कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, तो क्या आंसर होगा, पहले जितने ग्राम इक्विवेलेंट थे उसके 10 गुने हो जाएंगे। ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर कोई पूछने लगे O2 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने निकलेंगे, तो क्या जवाब दूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन है X लीटर वॉल्यूम निकलता है। किसी में कोई पूछ दे कि ग्राम इक्विवेलेंट O2 के बताइए, रिलीज्ड या जनरेटेड, तो क्या लिखोगे, बोलो। बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं, अभी सिखाए थे कि नहीं सिखाए, तो जितने H2O2 के होंगे उतने ही O2 के होंगे, उतने ही वाटर के होंगे, सबके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे रहेंगे, सेम। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 जनरेटेड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O जनरेटेड बराबर कितने, X/m। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन सॉल्यूशन है, यही किसके बराबर होगा, यही इसके भी बराबर हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, और ये किसके बराबर है, सब बराबर, मोस्ट बराबर नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट तो सबके बराबर होते हैं। चलिए, तो ये था तुम्हारा X वॉल्यूम H2O2। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट, खत्म कर दो। एक नहीं, आप 3 लिखे, इसमें तीनों को ड्रॉप कर दे, डन, बहुत अच्छा। चलो फटाफट मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करिए, तो ये सेशन समाप्त होगा, फिर अगला मैच वाला करेंगे। सबको अपने आप करने हैं तीनों क्वेश्चन, ठीक है, अगल बगल से नहीं झांकना है। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है ऑफ H2O2, तो लिख रहे हैं 1.12 वॉल्यूम दिया हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया कि मोलैरिटी बताइए और नॉर्मेलिटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन, अगर 2.24 लीटर O2 गैस
रिक्वायर्ड है एट STP। तो what volume of H2O2 aqueous solution what volume of H2O2 aqueous solution labeled as 5.6 volume H2O2 should be taken। ठीक है, हो गया। अगला देखो। ठीक है, वही कर लो, काफी। एक और लिख देता है। Find mass of O2 gas. Find mass of O2 gas that can be generated from using 33.6 volume H2O2 aqueous solution at STP। चलिए जल्दी करिए फटाफट। तो इसके साथ ही ये वाला हो गया। और एक टर्म है तुम्हारा वॉल्यूम और एक है हार्डनेस ऑफ वाटर PPM। एक क्लास हो गई, आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डन, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, पहला देखिए, ये सब आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, एक बार क्या कर लेते हैं बच्चों। अगर X वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी क्या होती है, बोलो सुनो, X/11.2। क्या होती है मोलैरिटी, X/11.2। नॉर्मेलिटी कितनी होती है, बोलो, X/11.2 इंटू 2, बस डायरेक्ट। तो पहला तो डायरेक्ट ही हो गया। पहले की मोलैरिटी कितनी है, बोलो, 1.12 डिवाइडेड बाई 11.2 मोलर। डायरेक्ट ध्यान में रखना है आंसर। अच्छा, तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू 0.1 मोलर। फिर अगर नॉर्मेलिटी पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, 1.12 डिवाइडेड, या जो भी मोलैरिटी आई उसका डबल। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 0.2 नॉर्मल। अच्छा, जब भी हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी लिखते हैं तो क्या वॉल्यूम कितना है ये देना जरूरी है? कितने लीटर सॉल्यूशन, उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 लीटर सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 10 लीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देख के बताते हैं, लिखना मत करो, सब सारे आंसर देख के देते हैं। देखो देखो, देख के बताना है। 2.24 लीटर O2 गैस की जरूरत है, देख के बताना है, ठीक है, लिखना नहीं। तो कह रहे हैं कि एक H2O2 एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर पर्ची चिपकी है 5.6 वॉल्यूम H2O2।
इसका कितना लीटर लगेगा अगर हमें कितने लीटर O2 चाहिए, देख के बताना। क्या बताना है, लिखना नहीं है बिल्कुल। एक बोतल के ऊपर पर्ची चिपकी है 5.6 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से हमें कितने लीटर O2 बनाना है, तो उस बोतल में कितना सॉल्यूशन है बताओ। ओपन टू ऑल, जो पहले आंसर दे बताओ जरा क्या आंसर होगा। बोलो जल्दी बोलो जय। जो सोच रहे पहले बताए सही आंसर बताना जरूरी है। इतनी देर से जो भी रामायण चल रही है कोई मतलब नहीं रहा उसका, है ना। जो तुम्हारे कथा व्यास हैं जो 1.5 घंटे से चिल्ला रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा। देख के बताना है, पेन वेन नहीं चलाना है। बताओ सामने। ये सब कुछ नहीं बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तुम्हारा आंसर आया 2.24 डिवाइडेड बाई 5.6, ये बोल रही हो। ओके, और कोई बताए। जी सर बताएं। 1/2, 1/2 आंसर आ गया इनका। अच्छा, दो आंसर आए। एक आंसर आया आधा लीटर बोतल में चाहिए सॉल्यूशन, ये कह रहे हो अनीस, आधा लीटर सॉल्यूशन चाहिए। और एक आंसर आया 2.24 डिवाइड बाई 5.6। हाँ नमन बोलो। 0.4 लीटर। नमन ने कहा सर सॉल्यूशन में आधा लीटर नहीं चाहिए, उससे भी थोड़ा कम चाहिए, 0.4 लीटर चाहिए। तो इनका भी आंसर 0.4 ही है। 2.24 डिवाइड बाई 5.6, हाँ 0.4 ही। दो आंसर 0.4 है, एक आंसर 0.5। और भी जवाब देखो, सुनो ध्यान से। 5.6 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन से 5.6 लीटर O2 मिलते हैं। या ऐसे सोच लें, 5.6 लीटर O2 पाने के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन लगता है। तो 1 लीटर O2 पाने के लिए 1/5.6, तो 2.24 लीटर O2 पाने के लिए 1/5.6 इंटू 2.24। तुम्हारा भी आंसर सही है, तुम्हारा भी आंसर सही। तुम्हारा आधा लीटर कैसे आ गया भाई। इनका तो आधा लीटर आ गया, बाकी के तो लीटर ही नहीं आ रहे, बाकी का तो कुछ आ ही नहीं रहा है एकदम। तुम लोग यार, क्या आंसर होगा दूसरे का। देखो क्या मतलब है इसका, बताना चाहिए। आई एम नॉट वेरी हैप्पी। 5.6 लीटर O2 के लिए क्या लगता है, 1 लीटर 5.6 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन लगता है। लेकिन हमें कितनी O2 की दरकार है, 2.24 लीटर की दरकार है। कितना आंसर होगा। नमन का आंसर एब्सोल्युटली एक्यूरेट आंसर हो गया। चलो अब बिना बिना देखे बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम कह रहे बिना देखे, बिना लिखे बताओ, देखना तो है। बिना लिखे इसका आंसर करो। 33.6 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है, तो कितना O2 के ग्राम निकलेंगे ये बताना है। सही बात और सोचो। मान लीजिए आप जेईई की परीक्षा देने गए और वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेपर बढ़ रहे हैं, ले जाओ जाओ घर पे करना और शाम को जमा कर दे, कितना मजा आएगा। ऐसा नहीं होता है। तो तुम अगर जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो भी किसी लायक नहीं, थोड़ा जल्दी भी करना जरूरी है, इसलिए तो मैं ओरली करवा रहा हूँ। बताओ जल्दी
हाँ बताओ, 24 ग्राम। देखो इनका आंसर आ गया 24 ग्राम। 33.6 वॉल्यूम H2O2 है, तो इनका मानना है कि इससे 24 ग्राम O2 निकलेगी। बाकी लोग क्या मान रहे हैं? अमीर तुम फिर से सवाल करो, फिर जवाब। फिर से सवाल पढ़ोगे फिर जवाब दो। तुम्हारा आंसर सही नहीं माना जाएगा। जरा बताइए क्या बोलते हैं। अरे टोपी सही से पढ़ो, तुम्हारा भी आंसर गलत है। हाँ बोलो, और कोई है जवाब देने वाला? नीतीश क्या बात है, तुम कुछ बताइए नहीं है? तुम तो फटाफट उत्तर करते हो, क्या बात है? बोलो बोलो प्यारे बच्चों। ओहो, हाँ जी बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब तुम ये बताओ कि इनकम्प्लीट क्यों है, दीदी बताए। इसमें ये लिखा है कि कितना O2 गैस का मास जनरेट होगा यूजिंग इस स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन लिया, लेकिन ये कितना लिया है ये तो लिखा ही नहीं। बोतल के ऊपर पर्ची चिपका दी, 33.6 वॉल्यूम H2O2। अब वो बोतल है कि ड्रम है कि बाल्टी है, उसमें कितना सॉल्यूशन ये पता है? तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही नहीं पता, तुम आंसर बता रहे हो। बताओ, उल्लू माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? ये कितना सॉल्यूशन ये तो जानकारी होनी चाहिए, तब ना पता चलेगा कि कितना निकलेगा O2। तो क्वेश्चन को थोड़ा एडिट किया जाए। अब बताओ, 4 लीटर सॉल्यूशन, 4 लीटर सॉल्यूशन है। अब बताओ, तो आपने जो आंसर दिया था 1 लीटर मान के दिया था, 24 तो 96 होगा तुम्हारे। तुमने भी जब 1 लीटर मान के दिया था। चलो देखो, अच्छा गौर से सोचो, जब भी H वॉल्यूम H2O2 है तो उससे O2 के कितने मोल जनरेट होते हैं? O2 के कितने मोल जनरेट होते हैं? H/11.2। तो 33.6/11.2 कितने हो गए? 3। तो 1 लीटर से 3 मोल जनरेट हुए, यही तो होता है। तो 1 लीटर से 3 मोल जनरेट हुए O2 के। तो O2 का 1 मोल का मास कितना होता है? 32। तो 32 के 96, तुम 24 कैसे बता रहे थे भाई? हाँ जी, 24 कैसे बता रहे थे? अच्छा, H/22.4 होता है, सॉरी, H2O2 के मोल होते हैं 11.2। ठीक है, तो अगर 22.4 भी करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 आएगा। 3/2 मोल हो गए, और 32 से गुणा करो तो भी 48 होता है। O2 का मोलर मास 16 होता है कि 32 होता है? तो तुम 16 लेके कर रहे थे ना, क्या माने जाओगे? उल्लू माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? आप सोचें, आप सोचें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे ही सवाल आ गया चाहिए, और तुम O2 का
का मोलर मास 16 करके 24 में चिपका के चले जाएंगे, तो फिर घर आके क्या होगा, आए, है ना। गंभीरता से काम करना। देखो 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है तो 33.6/22.4 मोल किसके मिलेंगे, O2 के। तो ये साहब 3/2 मोल्स हो गए, तो 4 लीटर है, तो मास कितना होगा, सॉल्व कर लो बच्चों। 72 64 64 इंटू 3 192 ग्राम। चलिए ये हो गया आंसर, ठीक है। तो नाउ यू आर मीन्स आई थिंक you have enough knowledge to solve these questions orally without writing anything of volume and strength of H2O2 aqueous solution. अब इसके बाद इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, दो चीज़ें बचती हैं, एक वॉल्यूम है और एक है हार्डनेस ऑफ वाटर, पीपीएम में जो मेजर होती है। वी विल हैव वन